क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जून में आपका भी आता है? अच्छा, वेरी गुड। आज मेरा बर्थडे नहीं है, जून में आता है मेरा बर्थडे। ठीक है। अब जून में देख लेना, जो वैसे भी जून तक तो आपके एग्जाम्स हो ही जाएंगे, है कि नहीं? उसके बाद क्या ही कौन मैम। ठीक है, हाँ, पर केमिस्ट्री का पेपर अच्छा होगा तब जरूर बोर्ड में जब पेपर देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। अब वो आपकी प्रैक्टिस है कि आप लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे उस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, जून में कब? जून में पता लगा लेना खुद से कि कब आता है जून में। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते पढ़ना। ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को कल की क्लास में हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड तक पढ़ लिया था। नाइट्रिक एसिड के बाद में फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स ये नहीं है, हट चुका है। फॉस्फीन हट चुका है। फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड हट चुका है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस हट चुके हैं। अब डायरेक्ट आ जाओ ग्रुप 16 पे। अब डायरेक्ट आ जाओ ग्रुप 16 पे। 16। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, सारा। अब मैंने कल जो नाइट्रिक एसिड से ग्रुप 16 तक सारा पोर्शन हट चुका है, डिडक्ट हो चुका है, वो नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है। अब हम फॉस्फोरस का ये वाला जो मैंने पार्ट बताया है वो पूरा का पूरा हट चुका है ना? अब जो है नेक्स्ट क्या है? ग्रुप 16 एलिमेंट्स पढ़ेंगे अब हम। ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 फैमिली को क्या बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली के अलावा? क्यों बोलते हैं? इट्स कैल्कोजेंस और चैल्कोजेंस। हाँ, चैल्कोजेंस, चैल्कोजीन, चैल्कोजेंस। बोर्ड ब्लर है। आवाज आ रही है मेरी? सही है सब? वॉइस अब सही हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। ग्रुप 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये सारे के सारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 16 का जो कि जनरल जनरल इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? NH2NP4। है ना? ध्यान रखना, NH2NP4। अब इन सबके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो सबसे पहले तो क्रिप्टॉन और जेनॉन। ठीक है। अब क्या लिखोगे यहाँ पे? 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 3d सॉरी 3p 4s सॉरी हाँ 3d10 4s2 4p4, 3d10 4s2 4p4, 4d10 5s2 5p4, 4f14 5 4f14 5d10 6s2 6p4। ये इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरी बात यहाँ पर इन इन ग्रुप को जैसे कि हेलोजेंस हम बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली है। इन सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस? चैल्कोजेंस। ठीक है। तो यहाँ पर इसको इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेटल्स जो हैं वो उनके जो ओर्स होते हैं वो जनरली ऑक्साइड्स और सल्फाइड ओर्स में प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स के जो ओर्स होते हैं वो जनरली ऑक्साइड्स होते हैं या फिर सल्फाइड्स होते हैं, जिस वजह से इस ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? चैल्कोजेंस। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आ रही है, यहाँ पे लिख लेना, बिकॉज मेटल के जो ओर्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। ठीक है, इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट आप स्टार्ट। अब बुक पे एक बार ध्यान दे लो। ग्रुप 16 एलिमेंट्स बुक पे एक बार फोकस कर लो।
ये सब मैंने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिए हैं, बहुत इजी है। जिन्होंने कल की क्लास एक बार देखी थी, कल की क्लास में अच्छे से प्रेजेंट थे, वो इसको बहुत इजी लगेगा। ऑक्सीजन फैमिली में हम जो भी अब आगे चीजें पढ़ेंगे ना, वो बहुत इजी लगेगी। देखो सबसे पहले ग्रुप 16 एलिमेंट्स में एक और इसमें होता है लिवर्मोरियम, ठीक है, लिवर्मोरियम होता है इसमें, लेकिन वही है कि यहाँ पर ये जो ये जो एलिमेंट है ये भी काफी रेडियो एक्टिव है, इसके बारे में अभी इतनी स्टडी नहीं हुई है। सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, इतनी इसके बारे में इतनी स्टडी नहीं हुई है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और सल्फर जो होता है ये आपके होते हैं नॉन मेटल्स, ये दोनों होते हैं आपके मेटलॉइड्स, और ये होता है मेटल, लेकिन ये भी कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इसीलिए हम जब ये सीरीज की बात करेंगे तो इसको भी हम नहीं डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। मतलब जब हम इसके हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स इनकी बात करेंगे तब हम ये पोलोनियम के, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो लाइक 13.8 डेज के अराउंड ही होती है बस, ठीक है। और ये जो होता है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव मेटल होता है, काफी कम हाफ लाइफ होती है। तो हम इन चार पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स में। अब स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ, यहाँ पे जैसा बता दिया गया है, जो बाकी इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। अकरेंस पे आ जाओ, डायरेक्ट अकरेंस पे आ जाओ। आपको पता ही है यहाँ पे कि ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है किस पे, अर्थ पे। और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। यूनिवर्स में तो हाइड्रोजन है, और अर्थ पे सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, अर्थ पे। ऑक्सीजन में क्योंकि बहुत सारे ऑक्साइड्स वगैरह है ना, मेटल के ऑक्साइड्स वगैरह उसकी फॉर्म में ऑक्सीजन रहता है। दूसरा, ऑक्सीजन अबंडेंट सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो प्रेजेंट होता है। हाँ, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भी होती है, कितनी, 21% होती है ना, 20.9 इसमें लिखा है, 21% होती है बाय वॉल्यूम। उसके अलावा सल्फर जो होते हैं, सल्फर जो 0.03 से 0.1% होता है, जिसमें सल्फर कैसे होता है, जिप्सम सॉल्ट, सुन रखा है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, कुछ याद है, ठीक है, जिप्सम हो गया, इप्सम हो गया, बेराइट हो गया, सल्फाइड जैसे गैलेना, जिंक ब्लेंड, कॉपर पायराइट, है ना, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स में भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो, सेलेनियम और टेलुरियम जो है वो किसमें, मेटल के सेलेनाइट्स और टेलराइट्स में, इन सल्फाइड ओर्स में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो पोलोनियम है ये किसका, यूरेनियम, यूरेनियम जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो यूरेनियम के डिके होता है उसमें एक प्रोडक्ट बनता है पोलोनियम। आप लोगों को फिजिक्स में सर ने पढ़ाया होगा इसके बारे में, रेडियो एक्टिव डिके पढ़ रखा है यूरेनियम का, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल जो एमिट होते हैं, है ना वो, हाँ एग्जैक्टली। उसके बाद में हाँ, लिवर्मोनियम के बारे में मैंने बता दिया है, एलवी उसका सिंबल होता है, लेकिन उसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे, उसकी इतनी प्रॉपर्टीज हमें आइडिया नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक और आयोनिक रेडियस के बारे में आप जब टॉप से बॉटम जाते हो तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, एक नई शेल का एडिशन होगा, लेकिन इतनी ज्यादा भी यहाँ जब हम बॉटम में आते हैं तो इतनी ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता। क्यों, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद आयोनाइजेशन इंथैल्पी में आ जाओ। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, टॉप से बॉटम जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कल ही हमने बात डिस्कस की थी कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी इनकी ज्यादा होनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि जब आप पीरियड में मूव करते हो, लेफ्ट से राइट मूव करते हो, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। तो इनकी ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन फैमिली से, लेकिन इनकी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में क्या था, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी, है ना। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, टफ होगा, तो उनकी ज्यादा होती है इनसे, जबकि इनकी ज्यादा होनी चाहिए थी। मतलब ग्रुप आपका जो 16 है उसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ग्रुप 15 वाले में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, इसीलिए ग्रुप 15 वाले की जो फर्स्ट वाली आयोनाइजेशन एनर्जी इंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब कि क्या हो गया कि
अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आप किसी में जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो और अगर कोई खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दो केसेस बन जाते हैं। कोई खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये सब क्या है, खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, है ना। तो इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है। खुशी खुशी ले रहे हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना इनमें तो एनर्जी रिलीज करते हैं इनमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात देखा जाता है कि जब आप टॉप से बॉटम मूव करते हो तो इनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। मतलब लेस नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब आप टॉप से बॉटम मूव करोगे तो, है ना, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है ऑक्सीजन और सल्फर में। अब अगर हम प्रॉपर ट्रेंड फॉलो करें तो ऑक्सीजन में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ज्यादा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, उसके बाद फिर ये कम, फिर कम, फिर कम, ये सबसे कम, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम में नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये आ जाता है कि सल्फर में ज्यादा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। ऐसा क्यों? क्यों अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे आंसर, कि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज काफी स्मॉल होता है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिपल्शन होता है, जो बाकी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो वो इतना स्टेबल तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इतनी ज्यादा नेगेटिव में एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। लेकिन सल्फर में है, सल्फर कह रहा है आ जाओ इलेक्ट्रॉन आ जाओ, सल्फर इलेक्ट्रॉन को भी ले भी रहा है और आराम से उसको क्या कर रहा है, बिठा भी रहा है ना, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एटॉमिक साइज बड़ी है। ठीक है, तो बस बाकी इन दोनों में एक्सेप्शन आ जाता है, कौन से वाले केस में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में। वरना ट्रेंड ये होता है कि जब आप टॉप से बॉटम मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाती है। नहीं 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 आएगा कृष्णा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? अरे यार, वॉइस क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? ठीक है ठीक है, क्लियर है। बाकी फिर जिनको दिक्कत आ रही है वो एक बार चेक कर लेना, है ना, आपकी साइड से मे भी कुछ इश्यू हो, अदरवाइज सबको फिर दिक्कत आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन, है ना। तो ये मतलब यहाँ पर आपको पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बिल्कुल सही ट्रेंड फॉलो होता है, एक ही यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। आपको पता है जब आप टॉप से बॉटम मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का आफ्टर फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो बता चुकी हूँ मैं, ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल्स हैं, सेलेनियम सेलेनियम टेलेरियम मेटेलॉइड्स हैं और पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है। ठीक है, उसके बाद हाँ 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 ऑक्सीजन फैमिली की, हाँ 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 हाँ, ले तो सकते हैं, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इनको कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए, दो की, उनको तीन की। आधी बात समझ में? तो यहाँ पे ये जल्दी लेंगे, आई बात समझ में? फ्लोरीन वाले को तो एक ही है, फ्लोरीन तो बस हाँ जल्दी से वही एक ही आ जाओ, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन जल्दी से आ जाओ तुम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, इन सभी की एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, ऑक्सीजन का 16 17 18 होता है, सल्फर की आपने पढ़ी होगी अल्फा बीटा गामा सल्फर, सल्फर की फॉर्म्स भी हैं, ये सब हम अभी आगे देखेंगे इनके बारे में। और उसके बाद में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपको पता ही है, टॉप से बॉटम मूव करोगे तो बढ़ेगा, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मोस्ट हाँ इसमें इस पीरियड क्या बोलते हैं, इस ग्रुप में -2 +6 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक कॉमन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। हम्म, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक है, सिर्फ और सिर्फ दो ही उसमें ऑक्सीजन में एटम है, जबकि सल्फर में 6 एटम्स हैं, तो 6 का हम मास कैलकुलेट करेंगे। समझो, सल्फर अकेला नहीं होता, सल्फर 8 मॉलिक्यूल्स S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S2 की मतलब
एक बोलते हैं ना कि एक जनरल जो फॉर्म में H2 की फॉर्म में, तो आप उसको कहीं से लेके आओगे, जो जनरल जो एग्जिस्ट करता है, जैसे नाइट्रोजन है वो N की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब वो आपके ऊपर, आप कुछ और करके भले उसको बना दो या कैसे भी कर दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो तो डायटोमिक है ना, सिर्फ दो का ही आप यहाँ पे एटॉमिक मास कंसिडर करोगे, और फिर बाकी S8 में तो 8 सल्फर का है, तो 8 सल्फर के एटम्स कंबाइन कर रहे हो, उनका 8 का मास देखोगे, और यहाँ पे 2 का ही मास देखो, तो 8 में तो कितना ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। आ रही बात समझ में? मास पे भी डिपेंड करता है ना, बताया तो था आपको कल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, -2, और +2 भी होती है इसमें कुछ में, -2, और ये -2 +2 +4 +6, +2 कैसे हो गई? +2 कैसे हो गई? जैसे सपोज OF2, ठीक है, फ्लोरीन पे तो हमेशा -1 ही रहता है, फ्लोरीन और कोई सी नहीं करती, फ्लोरीन अभी कभी भी -2 या प्लस में कभी नहीं करेगी, है ना, फ्लोरीन हमेशा -1 ही करेगी। अब यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे इसमें कैसी कर रही है? +2 कर बिहेव कर रहा है, ठीक है। पूरी, हाँ, माइनस। अब यहाँ पे देखो, आपको वही सेम वही क्वेश्चन आएगा, सेम वही क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि यहाँ पे जो +6 है, टॉप से बॉटम है, +6 बनाने की, जो +6 ऑक्सीडेशन की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जाती है, वाई? क्योंकि आपको पता है +4 की बढ़ती जाती है, क्यों? कल ही बताया था। हाँ, कौन सा था? इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था ना कल, इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था कल। इसमें क्या, इसमें भी तो आ रहा है ना, इसमें भी तो एस ऑर्बिटल आ रहे हैं, डी और एफ में फिलिंग हो रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +4 बनाने की जो टेंडेंसी है वो टॉप से बॉटम में इंक्रीज होती जाती है। इनर्ट पेयर पता है ना, अनअवेलेबिलिटी, अनविलिंगनेस ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्टिसिपेट, ठीक है, इन बॉन्डिंग, है ना, आधी बात समझ में? उसके बाद यहाँ पे एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, सेम वही है, अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है, जैसे नाइट्रोजन का पूछ सकते हैं, ऑक्सीजन का पूछ सकते हैं, अंडरलाइन करो क्यों होता है, क्या क्या, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अंडरलाइन करो, और उसकी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है ये ऑक्सीजन के, है ना, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, बाकी अदर एलिमेंट्स नहीं बना पाते हैं, बिकॉज ऑफ द इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अंडरलाइन कर लो क्योंकि पूछा जाता है। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो, जनरली यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन लिख रखी है आपको, द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन लिमिट्स इट्स कोवेलेंसी टू 4, पर आपने कभी भी ऑक्सीजन के आसपास 4 बॉन्ड नहीं देखे होंगे, है ना, चाहे कितना ही मेंस पढ़ लिया होगा, कितना ही कुछ कर लिया होगा, लेकिन ऑक्सीजन के आसपास 4 बॉन्ड नहीं देखे होंगे। देखो मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 4 होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है ना ऑक्सीजन में, मैक्सिमम वो 3 बॉन्ड तक ही उसके कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं। 3 बॉन्ड्स में भी कौन सा हो गया, लाइक H3O+, आई बात समझ में? और जनरली सारे कंपाउंड्स में ये इसकी जो कोवेलेंसी होती है वो 2 की ही रहती है, 2 की ही रहती है, और मैक्सिमम 3 तक चला जाता है। लेकिन अगर आपसे मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात कर दी जाए ना, तो वो पूरी की पूरी ही जो सेकेंड नंबर वाला पीरियड होता है उनकी 4 ही होती है। 4 कैसे, 4 क्यों होती है? क्योंकि 1s और 3p ऑर्बिटल्स रहती है वहां पे बॉन्डिंग में पार्ट लेने के लिए, ठीक है। तो हम उनको बोलते तो हैं कि भाई कोवेलेंसी 4 है, लेकिन ऑक्सीजन के कंपाउंड्स प्रैक्टिकली आपको नहीं मिलने वाला, हाँ, प्रैक्टिकली जो है वो मैक्सिमम 3 तक चला जाता है, वो भी H3O+ में मिल गई आपको। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव 7 पॉइंट टेबल में, टेबल तो कोर्स में नहीं है ना, 7.4 टेबल, नहीं नहीं, 7.4 टेबल तो कोर्स में है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लगवा रखी है 7.4 तो। 7.4 की बात कर रहे हो ना, 7.4 तो है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक, आप लोगों का ऐसा हुआ है क्या कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया या फिर ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं ऐसा कुछ, कोई अब एडमिट कार्ड आ गए एग्जाम के सबके हो गया, अब थोड़ी पोस्टपोन करेंगे अब, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज की, अगर वो तो देखो देखा जाएगा, आप लोग एक बार मतलब आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर आपकी क्लासेस होंगी तो। वैसे पेपर का टाइमिंग क्या है आपका?
मॉर्निंग के शिफ्ट का ही होगा सभी का ही, इवनिंग की शिफ्ट का भी है? अच्छा अच्छा। नहीं तो फिर बता दिया जाएगा, है ना, आपको क्लास का भी, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अच्छा दे रखा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लूंगी क्योंकि मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का तो नहीं देखा था। ठीक है, मैं और बाकी आप लोगों को है वो तो बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोगों को, मंडे तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। एक बार मैं भी सर से बात कर लूंगी इस रिगार्डिंग। ठीक है। ठीक है, कितना होता है इसमें बताओ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे NH4+ होता है, उस तरह से ही होता है। हाँ, या फिर इस तरह से। क्या? हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो आप। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाएंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड सम प्रॉपर्टीज। अब वही बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, बताओ। हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अब हम। हाँ, सबसे पहले है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, टॉप से बॉटम में क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। क्यों इंक्रीज होना चाहिए? क्योंकि जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना। जो कि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उसका जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिस वजह से ये जो बॉन्ड, इसका ज्यादा साइज है, हाइड्रोजन का स्मॉल साइज है, बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो ये जल्दी से क्या दे देगा, H+ दे देगा। तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उसके अलावा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। हाँ, मेटल्स के केसेस में आई बात समझ में। वहां पे क्या दिखा जाता है कि जैसे Mn2O7 या फिर ये, और यहाँ पे तो सभी की सेम ही तो है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे तो सभी की सेम है। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे, हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी क्या होती जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी टाइम, है ना। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है। इनमें साइज का डिफरेंस होता है ना, एटॉमिक साइज का डिफरेंस होता है, ठीक है, तो फिर हम्म, हाँ, एंथैल आप दे रहे हो, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दे रहे हो, तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। पेज नंबर 188 पे पढ़ा रही हूँ मैं, जिनको कुछ डाउट है पेज नंबर 188 पे पढ़ा रही हूँ, 188 पे ऊपर से हेडिंग देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, वो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2PO, ठीक है, बिकॉज सेंट्रल एटम की एटॉमिक साइज क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। हाँ, ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर possesses रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। बताओ वाटर में क्यों नहीं होता रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में, बाकी सब की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब ये क्या करते हैं, पास वाले को हाइड्रोजन दे देते हैं, ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं। वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है फ्रॉम, यहाँ से, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट देखो रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन।
रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में यहाँ पे दे रखा है, दो टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं ये, EO2 और EO3 टाइप के। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखो ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, गैसेस होती हैं, जबकि जो सेलेनियम डाइऑक्साइड होता है वो सॉलिड होता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2। SO2 इज रिड्यूसिंग वाइल जो टेलेरियम का ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अंडरलाइन करो, ऐसा क्यों बताती हूँ मैं। क्वेश्चन क्वेश्चन जिनको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है वो क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो कि SO2 इज, क्वेश्चन लिखो SO2 इज रिड्यूसिंग, इंपॉर्टेंट है ये, अंडरलाइन कर लो इसको। SO2 इज रिड्यूसिंग while tellurium oxide is oxidizing agent। why बताओ क्यों। हाँ, किसी को पता है क्यों। कोई बता सकता है क्यों, ऐसा क्यों। अच्छा, आज आपका भी बर्थडे, कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे। हाँ, यहाँ पे देखो ये रिड्यूसिंग होता है ना, जबकि क्योंकि आपको पता है कि सल्फर जो है वो +4 की जगह +6 में ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे SO2 में सल्फर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में है, तो ये किस में जाना पसंद करेगा, +6 में। +4 से +6 में गया तो इसका खुद का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं हम इस बारे में। सिमिलरली यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ये जो है किसमें, +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, किसके रिस्पेक्ट में, +6 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो वही बात है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फ्लोराइड्स जो होते हैं, हेक्सा फ्लोराइड्स ओनली, अगर मैं हेक्सा हेलाइड्स की बात करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड्स ही। हाँ हाँ हाँ, ये आंसर भी सही है। क्या है, टेलेरियम जो है वो एक हैवियर एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। हाँ, तो वही बात आ गई ना कि पुअर शील्डिंग, इनर्ट पेयर इफेक्टिव बोला है आपने, तो वही हमारा आंसर है। थर्मल स्टेबिलिटी, टेम्परेचर देने पे जो इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो वो जिसमें जल्दी हो जा रहा है वो, और जिसमें कम हो जा रहा है वो उसकी कम थर्मल, जो जल्दी ब्रेक हो जा रहा है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, जो जल्दी हो जा रहा है ना वाइस हेक्सा फ्लोराइड्स ही होते हैं, इनके स्टेबल होते हैं हेक्सा फ्लोराइड्स ही। हेक्सा क्लोराइड या फिर हेक्सा, आप यहाँ पे सेलेरियम देखो या फिर ये सब नहीं देखने को मिलते, क्यों, क्योंकि हेक्सा हैलाइड में क्या होता है, देखो फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन क्या होता है, इजी, आपको पता है ना, स्मॉल होता है, एटॉमिक साइज क्या होती है फ्लोरीन की, काफी स्मॉल होती है, तो ये आराम से अकोमोडेट हो जाते हैं, है ना। अगर आप यहाँ पे कोई बड़ा एलिमेंट रखोगे, है ना, कोई बड़ा, है ना, तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन रखोगे, ब्रोमीन रखोगे, आयोडीन रखोगे, तो ये क्या करेंगे, बाकी के हैलाइड्स आपस में धक्का मुक्की करेंगे, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उनकी। सेम यही बात बोली है, स्टेरिक रीजंस के कारण। उसके बाद में, हाँ, यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है वो सीसो होती है, किसकी, इनके टेट्राफ्लोराइड में जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, सीसो होती है, ये पढ़ चुके होंगे आप। ठीक है, और ये वाली इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, हाँ, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ, यहाँ पे भी इनकी डायमरिक मतलब क्या बोलते हैं, डाइमर्स फॉर्म कर लेते हैं सिंगल सिंगल, इनके +1 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे SF है तो ये इसमें नहीं रहता, H2F2 में रहता है, डाइमर फॉर्म कर लेता है ये। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले केस में भी देखा था एक बार, डाइमराइजेशन क्या बताया था, NO2 क्या कर लेता है, डाइमर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर N2O4 बना लेता है, तो वैसे ही यहाँ पर ये देखो, ऊपर ऊपर में लाइन, पेज नंबर 189 पे,
जो डाइमरिक हैलाइड होते हैं इनके, वो क्या करते हैं, क्या, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, नहीं नहीं नहीं, वही मैं यहाँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये होता है, मेरा पता नहीं कहाँ दिमाग रह गया, तो मैं, वही वही ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया और ये हो गया सीसो। 4 sp3d2, ठीक है, ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो, ठीक है। हाँ, उसके बाद में देखो ये क्या होते हैं, डाइमर्स होते हैं लेकिन डिसप्रपोर्शनेशन, इस रिएक्शन को स्टार मार्क कर लो, इस रिएक्शन को स्टार मार्क कर लो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को। अब क्वेश्चंस देखो, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन इजीली बना दोगे, इंटेक्स क्वेश्चन इजीली बना दोगे सारे के सारे ही, कोई दिक्कत नहीं है इंटेक्स में भी और उसमें भी, ठीक है। डाई ऑक्सीजन पे आ जाओ, डाई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, स्क्वायर बाई पिरामिडल, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद आ जाओ डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन जो है 3 मेथड से की जाती है। सबसे पहला क्या है, बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स, है ना, ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स को हीट करने पे डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन की जाती है। दूसरा देखो, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनको, जो कि लो है केमिकल सीरीज में, है ना, जो बॉटम में प्रेजेंट है, उनको हीट करने पे की जाती है, क्या बन जाएंगे, वो मेटल बन जाएंगे और ऑक्सीजन अलग हो गई उनसे। थर्ड देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है डिकम्पोज हो जाता है किसमें, H2O और O2 में, ये 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट आ जाओ प्रॉपर्टीज, डाई ऑक्सीजन जो होता है वो गैस होती है, नॉन टॉक्सिक गैस होती है, वाटर में बहुत अच्छी सॉल्युबल होती है ना, और इसमें इसकी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 16, 17 और 18, देखो। उसके अलावा O2 जो होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है उसके नेचर में, कोई बता सकता है वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक, वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बताओ। O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर लिखा हुआ है, S2 भी पैरामैग्नेटिक होती है नेचर में, अगर S2 होता है तो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके सारी की सारी वो भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी S8 में ही होती है, हाँ बताओ। O2 पैरामैग्नेटिक होती है, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, O2 पैरामैग्नेटिक होती है, क्यों बताओ। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भूल गए क्या, एग्जैक्टली exactly? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, इतना बड़ा आंसर लिख के भेजा बेटा, इतना टाइप भी कर दिया आपने इतनी फास्ट, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा है आप लोगों ने, पर भूल गए, नहीं पढ़ के जा रहे हो क्या, इस टाइप से पढ़ी थी, तो अब बना दोगे कि क्यों होती है ये। O2 पैरामैग्नेटिक होती है, ये ठीक है, ये मैंने रफ बनाया है, यहाँ यहाँ पे भी होते हैं। अरे, एक ऑक्सीजन का इधर से चलता रहता है, एक ऑक्सीजन का इधर चलता रहता है, एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे भी भरते हम इनको हैं, ये 2 ऑक्सीजन के होते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, क्या कर क्या रहे हो ये बताओ पहले मुझे। उसके बाद यहाँ क्या आता है, सिग्मा 2p z, उसके बाद पाई 2p x, पाई 2p y, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z, समझ रहे हो। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16, ठीक है, ये इस वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, ठीक है। आपको आंसर में क्या लिख के आना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एक्सप्लेन, बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, it because 2py, hence the presence of unpaired electron makes it paramagnetic in nature,
नेक्स्ट आ जाओ आप। डाई ऑक्सीजन जो है मेटल नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करती है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, इनके साथ में नहीं करती, और कुछ नोबल गैसेस के साथ में नहीं करती। उसके अलावा ये कॉम्बिनेशन जो होता है जनरली एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ पे देख लो रिएक्शंस देख लो, रिएक्शंस देख लो। अब ये देखो इंटेक्स क्वेश्चन में दे रखी है 2 रिएक्शन, तो ये 2 रिएक्शन पढ़ के जानी है हमें। ठीक है, ये जो 2 रिएक्शन, क्योंकि इतना भी कभी कभी वो इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना, इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल और एनसीईआरटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक में इतना सफिशियंट होता है अगर आप इतना करके चले गए तो। ठीक है, फिर बाई चांस अगर आपका मेंस में, तो फिर मेंस में तो थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड्स में देखो, सिंपल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की हम बात कर चुके हैं। क्या हम बात कर चुके हैं? कल की क्लास में आप लोगों को बता रखा है मैंने, मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, हाँ, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 ऑक्साइड्स बताए थे ना, 3 टाइप के ऑक्साइड्स कल की क्लास में, भूल गए हो क्या? बताओ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स नहीं बताया? एम्फोटेरिक आज पढ़ लेंगे हम, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यहाँ पे देखो, ये पेज नंबर 190 पे अंडरलाइन करो इसको, सेकंड पैराग्राफ को। ऑक्साइड्स कैन बी सिंपल और मिक्स्ड। ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, क्लासिफाई करते हैं एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक कैरेक्टर में। एसिडिक कौन होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि वाटर के साथ में रिएक्ट करके एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स आर दोज विच ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर फॉर्म एसिड्स, है ना, जैसे SO2 जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके H2SO3 बना रहा है इस रिएक्शन में, देखो। ठीक है, उसके अलावा तो आप जनरली इस चीज से याद रख सकते हो कि भाई नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। उसके अलावा एम्फोटेरिक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल के बारे में डिस्कस किया था हमने, है ना, कल एम्फोटेरिक नहीं बताया था आप लोगों को, न्यूट्रल के बारे में बताया था। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO CO, ये सब क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, उसके अलावा देखो एम्फोटेरिक, ये दोनों रिएक्शंस को स्टार मार्क कर लो। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड और बेस के साथ में, हाँ, एल्यूमिनियम, क्योंकि क्या होता है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज व्हिच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्शंस को आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि पूछी गई ये रिएक्शन है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि हाउ विल यू शो द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो वहां थ्योरी मत लिख के आ जाना। ठीक है, यूं लिख देना, एक तो ये लाइन लिख देना। अब जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ विल यू शो द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज व्हिच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, फुल स्टॉप लगाओ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज सॉरी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर which is shown by the given 2 reactions. ठीक है, given below, which are given below. ठीक है, which is shown by the 2 reaction which are given below. और ये 2 रिएक्शन लिख के आनी है आपको। एसिड के साथ में भी बेस के साथ में भी, दोनों ही रिएक्शंस में देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है इसने। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है इसने दोनों ही रिएक्शंस में। उसके अलावा रिएक्शंस बैलेंस भी करके आनी है एग्जाम में। ठीक है, ओजोन पे आ जाओ। ओजोन आपको पता ही है क्या काम क्या करती है ओजोन? क्या? हाँ, अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ पे, हाँ, प्रोटेक्ट करती है। अर्थ को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस जो कि सन से आती है। उसके अलावा इसकी प्रिपरेशन में आ जाओ। यहाँ पे ये लाइन अंडरलाइन कर लो कि a slow dry stream of oxygen is passed through a silent electrical discharge. अभी साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या होता है? देखो, 2 कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स होती हैं जिनको AC वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है और उसमें से ऑक्सीजन को पास किया जाता है। ठीक है, O2 को उनमें से पास किया जाता है ना। तो O2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? O3 में। O2 किस में कन्वर्ट हो जाती है? O3 में। और देखो, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है, आप एनर्जी दो दे रहे हो।
आप एनर्जी क्या कर रहे हो, दे रहे हो, तब जाके ये क्या बनेगा, O3। उसके बाद अगर एनर्जी आपने हटाई या फिर O3 अनस्टेबल ही है कि नहीं, एक तरह से मतलब अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद O3 क्या होता है, फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, O2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन, एक सिंगल ऑक्सीजन में। इसीलिए इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है ना, इसी के लिए ये इसके ब्लीचिंग एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ब्लीचिंग क्या होता है मैम, चेहरे पे करवाती है ना गर्ल्स ब्लीचिंग। हाँ हाँ हाँ, वही होता है, वही होता है, वही ब्लीचिंग करवाती है। क्या होता है ब्लीचिंग, क्या होता है, कलर उड़ाने के लिए। आदि बात समझ में, कलर उड़ाने के लिए काम में ब्लीचिंग। हाँ, तो वो क्या करता है कि जैसे वुड पल्प वगैरह होते हैं ना, उनका कलर उड़ा के व्हाइट वगैरह में कन्वर्ट करना है ना, तो ये ब्लीचिंग एक्शन होता है, ये इसका नेसेंट ऑक्सीजन का ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है, कलर उड़ाने का बोल सकते हैं आप इसको। उसके अलावा यहाँ पे देखो, आ जाओ अब इधर प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है, सेकंड पैराग्राफ बता रही हूँ मैं, ये तो पढ़ लेना, पेल ब्लू होती है, ये लिक्विड ब्लू गैस होती है, ये सब है ना। उसके अलावा क्या होता है इसमें, जनरली जो डेल्टा जी होता है इस रिएक्शन के लिए फेवर करता है, डेल्टा जी इस रिएक्शन का नेगेटिव होता है। इस वजह से ये जो ओजोन होती है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है ना, यहाँ पे ये ब्रेक हो गई। उसके बाद ये नेसेंट ऑक्सीजन दी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नीचे की ये जो दो रिएक्शन है लेड सल्फाइड की ओजोन के साथ में, लेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी वजह से ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये जो दो रिएक्शंस दे रखी है कि कैसे इसने लेड सल्फाइड के साथ में रिएक्शन किया है, ये पूछी गई दोनों रिएक्शंस हैं, ये दोनों की दोनों रिएक्शंस पूछी गई हैं। कौन कौन सी, लेड सल्फाइड की ओजोन के साथ में। अगर आपसे बोल दिया जाए कि राइट डाउन अ रिएक्शन टू शो द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन, है ना, तो ये रिएक्शन पूछी गई रिएक्शन है। लेड लेड सल्फेट बनता है, +4 O2 बनता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसके नीचे वाली रिएक्शन में ये खास बात होती है, इसके जो बिलो जो रिएक्शन दे रखी है ना, देखो I- प्लस H2O प्लस ओजोन, इस सेकंड वाली रिएक्शन, उसकी ये खास बात होती है कि उस वो रिएक्शन यूज में ली जाती है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में, क्योंकि एनसीईआरटी में भी अभी पीछे क्वेश्चन दे रखा है ये कि हाउ विल यू एस्टिमेट ओजोन, ठीक है। ये देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या दे रखी है आपको, ट्वाइस ऑफ I- प्लस H2O प्लस ओजोन जो है, क्या फॉर्म किया इसने, ट्वाइस ऑफ OH- प्लस I2 प्लस O2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये एस्टिमेशन ऑफ ओजोन की रिएक्शन है, तो क्या होता है एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये रिएक्शन जो है, सबसे पहले क्या किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड लिया जाता है टेस्ट ट्यूब में, है ना। पोटेशियम आयोडाइड लिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है, वाटर भी मिक्स कर दो पोटेशियम आयोडाइड में, उसमें से फिर ओजोन पास की जाती है। और इस वजह से फिर वहां पे क्या I2 फॉर्म होती है गैसेस फॉर्म में, तो I2 को क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो I2 जितने मोल में बन रही है उतने में ओजोन उतने में कंज्यूम हो रहा है, उतने में बन रही है, दोनों के मोल्स बराबर है ना। तो ये I2 को क्या किया जाता है फिर, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 के साथ में इसको ट्रीट किया जाता है, ये बनाता है Na2S4O6 प्लस NaI। आई बात समझ में, इस रिएक्शन को बैलेंस करो, देखो ट्वाइस, अगर मैंने यहाँ पे ट्वाइस लगा दिया तो, एक मिनट, ट्वाइस लगा दूँ तो S4 हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा 4Na, 4 इधर हो गई है, 2 इधर। हाँ हो गई बैलेंस, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, ये हाउ विल यू एस्टिमेट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी में पीछे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7.19, इंटेक्स क्वेश्चन का पेज नंबर 192 पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू एस्टिमेट
ओजोन क्वांटिटेटिवली, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेना होता है। एक्वस ओजोन पास की तो हमें ये I2 ऑब्जर्व होती है। I2 को क्या किया जाता है, फिर इस सोडियम थायोसल्फेट से पास किया जाता है। तो यहाँ पर अब टाइट्रेशन किया जाता है। ये जो आयोडीन है ना, इसका सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन किया जाता है जब तक उसका कलर ना चेंज हो जाए। समझ रहे हो? यहाँ पे इनका टाइट्रेशन होता है, तो उस जैसे कलर चेंज हो ना, बस उस टाइम पे रुक जाओ, है ना। तो फिर हम उस तरह से उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, I2 कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना I2 लगा है इसमें, इसके कलर को चेंज करने के लिए कितना I2 लगा है। फिर वो I2 जितना है, ओजोन के मोल्स भी उतने ही हैं। तो उस अकॉर्डिंग इनसे क्या कर ली जाती है, ओजोन की बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ठीक है, आई बात समझ में, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो एमिशन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फ्रॉम एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं, उनसे भी ओजोन जो हो रही है वो डिप्लीट हो रही है। ओजोन क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एनओ रिलीज करते हैं, ओजोन के साथ में रिएक्ट करके NO2 + O2 बना देते हैं। ये अभी ओजोन अगर O2 में कन्वर्ट हो गई तो ये डिप्लीशन ही तो हो गया इसका, ठीक है। हाँ, उसके बाद में ओजोन जो है, ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो। कौन से, ये बता रही हूँ। ये जो है देखो, नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड्स रिलीज किए जाते हैं बाय द एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं ना, उनमें। तो वो रिलीज हो गए, और ओजोन भी प्रेजेंट है, ठीक है। ओजोन के साथ में रिएक्ट करे, वो क्या बना लिया, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो डिप्लीट हो गई ओजोन, ठीक है। ओजोन O2 में कन्वर्ट हो गई। देखो, नहीं नहीं नहीं, इसका आपको वो ऐसी कैलकुलेशन नहीं आएगी जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में की होगी ना, क्लोरीन क्लोरीन हेलाइड्स हैलोजेंस की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की एस्टिमेशन। नहीं, वो वैसे नहीं पूछेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। ये दो रिएक्शन लिख के आनी है आपको, और ये जो मैंने लैंग्वेज बोली थी ना कि प्रॉपर टाइट्रेशन किया जाता है दोनों के मोल्स, ये सब लिख के आ जाना, ठीक है। रिएक्शन लिख दोगे तो हाँ। हाँ, इसीलिए तो ये एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए, और ये क्या बोलते हैं, AC, एयर कंडीशनर्स, है ना, ये सब क्या कर रहे हैं। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी रीजन है किसको, ओजोन को डिप्लीट करने का, ठीक है। पर वही है कि मतलब, हाँ, वो तो है ही सही, तो इस वजह से ही तो ओजोन में क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट देखो, ओजोन एक्ट्स एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाली रिएक्शन लिख के आ जाओगे उसमें, है ना। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाली लिख देना, एस्टिमेशन करना हो तो ये वाली लिख देना, इंटेक्स क्वेश्चन हो गए दोनों। सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स में आ जाओ। सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म, सल्फर की दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर होती है, ठीक है। जो स्टेबल होती है रूम टेम्परेचर पे, वो होती है कौन सी वाली, रोम्बिक सल्फर, है ना। उसके अलावा जो कि किसमें, मोनोक्लिनिक सल्फर में, मतलब अल्फा सल्फर स्टेबल होती है, और किसमें, बीटा सल्फर में वो हो जाती है कन्वर्ट। 369 केल्विन, अंडरलाइन करो, 369 केल्विन एक ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको। 369 केल्विन जो टेम्परेचर है, इसको अंडरलाइन करो, उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पे सल्फर की जो फॉर्म्स हैं वो बढ़ाओगे तो दूसरी फॉर्म में हो जाएगी, इस टेम्परेचर से कम करोगे तो दूसरी फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फर पे। क्या, 368 ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। हाँ, वही तो मैंने बताया था, ट्रांजिशन टेम्परेचर ही बोला था मैंने। O2 इज यूजफुल बट O3 भी तो यूजफुल है। O2 का हम क्या करेंगे, प्लांट्स आर इनफ हाँ कि हमें O2 प्रोवाइड करें, बट आई गेस O3 के लिए तो हमें ओजोन की ही जरूरत है कि नहीं। अदरवाइज सन से आने वाली हार्मफुल UV रेस तो स्किन को बहुत ज्यादा क्या हार्म करती है, आईज में इरिटेशन होने लग जाएगी, ठीक है। बहुत सारे उसके साइड साइड इफेक्ट्स हैं।
हाँ, अब आ जाएंगे। ये क्वेश्चन सब देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तब ये तो याद आ जाएगा कि मैम ने पढ़ाया था, पर क्या पढ़ाया था वो याद नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। खुद से लिख के देखोगे, और कोई स्टूडेंट एक एक बार ही रिएक्शन लिख के देख लेगा तो भी याद नहीं रहनी रिएक्शंस। तीन चार चार पांच पांच बार लिखो इन रिएक्शंस को। और एग्जाम से पहले तो पूरा देख के जाना इन रिएक्शंस को, ठीक है, क्योंकि पूछी जाती है रिएक्शन, आएगी आएगी रिएक्शन। फिर बुरा ये लगता है कि हमें पता था और हम नहीं पढ़ के आए, है ना। आधी बस हमें कोई बाहर से क्वेश्चन आता है तो ठीक है, हमसे भी नहीं बनाया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ा नहीं है। बाई चांस अगर आ गया तो 5 मार्क का तो आप मान के चलो कि मे बी अगर उसने कुछ बाहर से दे दिया, बाकी 95 तो सब इसमें से ही आता है सारा कुछ। देखो, बाकी जैसे केमिस्ट्री में क्या कम चांसेस होते हैं कि वो बाहर से दे, मतलब आधी बात समझ में, केमिस्ट्री में कम चांसेस होते हैं मे बी वो ऑर्गेनिक में कन्वर्जन वगैरह कुछ ऐसा दे दे आपको। पर वो भी इजी होता है, वो भी अगर किसी का कंसेप्ट हो ना, हाँ एग्जैक्टली। कॉन्सेप्ट तो पूरा बुक में से ही आने वाला है, बट फिर भी जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। थोड़ा बहुत देखना प्रीवियस ईयर के पेपर्स, है ना, कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो। हम्म। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर पे। अल्फा सल्फर देखो, येलो होता है कलर में, और ये सब जो भी है मेल्टिंग पॉइंट और ये। उसके बाद ये कैसे बनता है, ऑन इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CH2। CH2 क्या होता है? हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी में भी कोई वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एक बार, हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ, यही होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या है, इवेपोरेटिंग द रोल सल्फर। रोल सल्फर क्या होता है? एक सल्फर को एक स्टिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसको मोल्टन सल्फर को क्या किया जाता है, जो मोल्टन सल्फर होता है उसको स्टिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको कहते हैं रोल सल्फर, है ना। उसको किसके सॉल्यूशन में, हाँ, इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर किसमें, कार्बन डाई सल्फाइड में। तो ये बन जाता है, इनसॉल्युबल होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, वाटर में इनसॉल्युबल होगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। पोलर डिजोल्व्स पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर। उसके बाद आ जाओ मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर। ये भी सेम वही है, इसकी भी वही सॉल्युबिलिटी है। उसके बाद में ये कैसे फॉर्म होता है, ये एक तो इनकी फॉर्मेशन को आप अंडरलाइन कर लो, फॉर्मेशन को अंडरलाइन कर लो। रोम्बिक सल्फर की फॉर्मेशन को अंडरलाइन करो कि दे आर फॉर्म्ड ऑन इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CH2। ये लाइन तो पढ़ के जानी है इसमें। हाँ, डेंसिटी डिवाइड बाय मास ऑफ सब्सटेंस। और टेम्परेचर भी तो होता है इसमें कांस्टेंट, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर विथ रेस। और टेम्परेचर भी कुछ होता है क्या इसमें, 4 डिग्री? हाँ, होता है नहीं होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ कह रहे हैं कुछ होता है, कुछ कह रहे हैं नहीं होता है, चेक करना ही है। अच्छा, हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, इसमें भी अंडरलाइन कर लो, इट इज किसमें, मोनोक्लिनिक सल्फर में, बीटा सल्फर में अंडरलाइन करो। क्या है, दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर। बाय मेल्टिंग, देखो रोम्बिक सल्फर जो आपने जैसे प्रिपेयर किया उस रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करो, ठीक है, इन अ डिश एंड देन कूल करो। और पेज नंबर 192 पे मोनोक्लिनिक सल्फर में सेकंड नंबर वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद में देखो इसी पैराग्राफ में सबसे लास्ट वाली लाइन, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो फिर 0 डिग्री पे है। अच्छा, 0 डिग्री भी होगा ना। अच्छा, एट 0 डिग्री, 4 डिग्री पे होता है क्या कि 0 डिग्री पे, चेक करो एक बार, चेक करके बताना फिर मुझे। 4 डिग्री होता है कि 0 डिग्री होता है?
देखो डिसाइड कर लेना, फिर उसके बाद मुझे फाइनली बता देना। हाँ, 4 डिग्री पे होता है, 4 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री होता है। आप लोगों ने वाटर का बिहेवियर पढ़ा होगा ना, वाटर एक अलग ही तरह से बिहेव करता है। हाँ, यहाँ पे हाँ क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, 369 केल्विन होता है। उसके बाद में ये दोनों डायग्राम्स पे स्टार लगा लो। S8 का स्ट्रक्चर और S6 का स्ट्रक्चर। S8 ये क्राउन टाइप जो स्ट्रक्चर है ना, S8 का जो स्ट्रक्चर है क्राउन टाइप स्ट्रक्चर है ये, और ये चेयर है ना, चेयर फॉर्म में है, देखो। आइसोमेरिज्म कहाँ हो गई, ये S4, S8 है और ये S6 है। उसके बाद विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कौन सी, S2, क्योंकि हमने अभी देखा था O2 में वही है, तो S2 में भी आप वही लिखते जाओगे, तो S2 क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट आ जाओ सल्फर डाइऑक्साइड पर। नेक्स्ट आ जाओ आप सल्फर डाइऑक्साइड पर। सल्फर डाइऑक्साइड की 3 तरह से प्रिपरेशन है। फर्स्ट देखो, सल्फर ऑक्सीजन के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। हाँ हाँ हाँ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ हाँ हाँ, सही है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड सही आंसर है। हाँ हाँ हाँ, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी यही है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आ जाओ आप। अच्छा, तो आपने ये गलत लिख दिया था क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड? अच्छा, हाँ वो भी हो जाता है कभी कभी। हाँ हाँ हाँ, नहीं सही है, कोई बात नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे अब हम। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर देख चुके हैं हम। अल्फा सल्फर बीटा सल्फर देख चुके हैं। O2 की प्रिपरेशन, हाँ मतलब ये रिएक्शन एक बार देख लेना, अभी तक तो नहीं पूछा गया है इसमें। जनरली आप लोगों से ये जरूर पूछा गया था। कौन सा वाला, यहाँ पे ये फर्स्ट हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, जो कि है ना, जैसे KClO3 है ये वाला, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पर ठीक है मतलब, है ना, ये आप ये तो आप वो कर दोगे, बता दोगे O2 की प्रिपरेशन। बाकी तो नहीं पूछा गया इसमें से इतना कुछ खास, और ये इंटेक्स क्वेश्चन वाला पूछा गया था, बाकी ये SO2 + O2 SO3 है ना, ये सब है। नेक्स्ट देखो, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन में सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट देखो, लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय ट्रीटिंग अ सल्फाइड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी नहीं पूछा गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंडस्ट्रियली वाला स्टार लगा लो इस पे, इंडस्ट्रियली प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पूछी गई है, स्टार लगा लो। रोस्टिंग कैल्सिनेशन कुछ याद है, व्हाट इज रोस्टिंग एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन? हाँ 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 हाँ, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2, पर रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स की जाती है, और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के किए जाते हैं। पेज नंबर 193 पे जो प्रिपरेशन में 3rd नंबर वाली रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होती है, और हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। SO2 अभी बताया था, एसिडिक नेचर होता है, वाटर के साथ में एसिड फॉर्म करता है H2SO3। उसके बाद नेक्स्ट देखो, SO2 जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन जो है ना, ये दोनों के दोनों ही रिएक्शंस देख लो, देख लेना एक बार। नेक्स्ट पेज टर्न करो 194 पे। SO2 जो है क्लोरीन के साथ में सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनाती है, SO2Cl2। SO2 O2 के साथ में वेलेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में SO3 बनाती है। अब जो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आ गई हैं, उन पे स्टार लगा लो, Fe+3। SO2 जो है उसका रिड्यूसिंग नेचर पूछ लिया जाता है, और ये दो रिएक्शन भी पूछी गई है।
बाकी ऊपर वाली की मैं नहीं कह रही हूँ कि पूछी गई है, इसकी प्रिपरेशन में भी एक ही बताइए बस, और ये 2 रिएक्शन तो पूछी गई है, क्योंकि देखो इंटेक्स क्वेश्चन में भी है ये क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन में भी है ये क्वेश्चन, है ना। तो क्या है यहाँ पे देखो, रिड्यूसिंग नेचर, SO2 ने क्या किया है, एक्वस सॉल्यूशन जो था Fe+3 आयन जिसमें थे, उसको Fe+3 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, Fe+2 में। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, इसने क्या किया, अपने पास वाले को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो SO2 जो है वो उसने किसके साथ में, परमैग्नेट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट किया, और ये रिएक्शन जो है परमैग्नेट वाले के साथ में, ये टेस्ट के लिए कि भाई हाँ ये SO2 है क्या, समझ रहे हो, ये किसके लिए, प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्ट करने के लिए, ये SO2 की प्रेजेंस को डिटेक्ट करती है ना। ये पोटेशियम परमैग्नेट के जो कलर को डीकलराइज कर देती है, कौन सी गैस, SO2। ठीक है, SO2 का स्ट्रक्चर देख लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हट चुके हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन हट चुकी है, सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। हाँ, ये अदरवाइज कॉन्टेक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, हट चुका ही है। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा एसिड होता है, हाँ, एसिड होता है, कलरलेस होता है, डेंस ऑयली लिक्विड, इसमें भी आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, नहीं पूछा जाएगा, कुछ ज्यादा कोई जरूरत नहीं है याद करके लेके जाने की, है ना, पता चले यही रट रहे हैं, रिएक्शन तो सब छोड़ दिए हम, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी याद करके जाएंगे, हैं 1 मार्क में पूछा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, पता चले इसी पे ही रट के गए हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज हैं, वैसे एक बार चेक करो ना, है वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो है। आज भी 2:30 पे टेस्ट है क्या आप लोगों के, आज भी, अच्छा वैसे कौन, पिछला वाला टेस्ट दिया था क्या आपने, कौन है पिछला वाला टेस्ट दिया था क्या, अच्छा, बहुत ही बेकार, वेरी गुड, कोई नहीं नहीं, अगर देखो फिर फिजिक्स तो घुमा के ही आएगी, सिर्फ जो सबसे अगर डिप्रेशन में जैसे मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ऐसा होता है ना कि केमिस्ट्री में फिर भी थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि लिखा क्या है ना, फिजिक्स में तो आउट ऑफ, फिजिक्स तो कवरेज के बाहर है। हाँ, मैथ्स तो फिर भी चल रहा, थोड़ा बहुत इधर उधर से हो जाए। उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं, एक बार डिस्टर्बेंस, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज तो हैं इसकी, प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही ज्यादा लार्ज है ना, मतलब एसोसिएट हो जा रहा है, के ए वन क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई में, और वो रेज टू देयर पावर, तो के वन की इसमें के वन की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा लार्ज हो है, किसके रिस्पेक्ट में, के 2 के, मतलब ये क्या है, काफी लार्जली डिसोसिएट हो जा रहा है ना, प्रोडक्ट में काफी लार्जली डिसोसिएट हो जा रहा है, मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके अलावा नेक्स्ट आप देखो, हाँ, हाँ हाँ हट गया है, नहीं फोस्फीन नहीं है,
ये डिडक्टेड वाला है पढ़ रहे हो या फिर कौन सा वाला पढ़ रहे हो? रिड्यूस्ड वाला पढ़ रहे होंगे आप शायद तक। रिड्यूस्ड वाला सिलेबस पढ़ रहे होंगे आप, फॉस्फीन नहीं है। प्रॉपर्टीज भी रिड्यूस्ड वाले पोर्शन में है सल्फ्यूरिक एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज भी हट हट चुकी हैं। ठीक है तो फिर हटा दो इसको भी। मैंने मैन्युफैक्चरिंग तो देखा था, बाकी इसका मुझे आइडिया था कि शायद ये है। एक बार हटा दो इसको, ठीक है। अब हुआ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस करवा रही हूँ। अब एनसी है प्रॉपर्टीज, कोई तो कह रहा है प्रॉपर्टीज नहीं हटी है। प्रॉपर्टीज इज नॉट गिवन। प्रॉपर्टीजों में चेक कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास होगी आपकी प्रोडक्शन रिड्यूस्ड। सल्फ्यूरिक एसिड की क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस था वो हटा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज नहीं हटी है, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है, प्रॉपर्टीज तो आएंगी। हाँ, जो हाँ वो हट गया है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हट चुका है, बताया ना अभी कि मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोसेस हट चुका है, इसका प्रॉपर्टीज नहीं हटी है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है लो वोलेटिलिटी होती है, लो वोलेटाइल लेस। हाँ और ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना, पढ़ रखा होगा ऑर्गेनिक में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, एल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते ही एल्कीन बना देता है वो, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये। उसके अलावा हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से ये क्या कर देता है, वाटर को रिमूव कर देता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे सुक्रोज लिया C12H22O11, इसमें क्या करा, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने ऐड कर दिया, तो ये क्या बना देगा, वाटर को अलग कर देगा। समझ रहे, बहुत अच्छा। ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा, यहाँ पे पहले बैलेंस कर लो, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। उसके बाद में इसकी ये 3 रिएक्शंस देख लो। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी तीनों रिएक्शंस देखो, कॉपर के साथ में, सल्फर के साथ में और कार्बन के साथ में, स्टार लगा लो इन तीनों को। कॉपर के साथ में कॉपर सल्फेट SO2H2O, सल्फर के साथ में SO2H2O, कार्बन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड SO2 और H2O, ठीक है। ये रहा। हम्म हम्म। हाँ, नहीं कर सकता। 1 मिनट, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस ये रिएक्शन क्या बता रही है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप देखो कॉपर जीरो स्टेट में था, आधी बात समझ में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या बता रही है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया है, जीरो स्टेट से कहाँ पे लेके चला गया, +2 में। नहीं नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट व्हेन वन metal displaces the other metal from their salt solution। हाँ हाँ हाँ, वो आपका कहना सही है, लेकिन हाइड्रोजन वाले में नहीं देख रहे हैं हम, मतलब मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो, वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से होता है। आई बस समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कोई हायर रिएक्टिव वाला लोअर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ये पूरी डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। वाह वाह वाह, क्या मतलब, हाँ ठीक है। उसके बाद में ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हम कल की क्लास में देखेंगे। आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी करवा देती हूँ बुक। आप लोगों ने क्यों बुक क्लोज कर दी, निकालो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी। कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज इनका टेस्ट है।
तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको तो वो पूछ लो। कोई डाउट है इलेक्ट्रो? आ रही है? वॉइस आ रही है मेरी? माइक टेस्टिंग, 1 2 3 4। ठीक है, आ गई आ गई। ठीक है, डाउट्स आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। मंडे को क्लास है, यही टाइमिंग है। 3 7 8 9 10 11, वेरी गुड। 3 7 8 9 10 11, जो मुझे लगेगा ना सही वही बताऊंगी, मैं सारे नहीं बताऊंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डाउट्स, एनसीईआरटी के। ठीक है, ठीक है। और है किसी को? अच्छा, 1 to 18, वेरी गुड। 16। देखो कितने एलिमेंट्स आप लोगों को याद हो ना, तो मैंने जो वो सीरीज बनवाई थी ना आप लोगों को लास्ट ही लास्ट में, जब हम केसेस कंसीडर कर रहे थे, जिसमें मैंने सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब, जिंक, ये सब लिखे थे। बस वो वाली सीरीज याद में रख लेना। ठीक है, वो वाली सीरीज तो इंपॉर्टेंट है, बाकी वो सारे एलिमेंट्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसमें उससे में सारा कुछ कवर हो जाएगा, सारे आंसर आ जाएंगे उससे। बाकी के तो याद रखने का कोई सेंस नहीं है उसमें। फिर वो बात अलग है आपको आईआईटी वगैरह के लिए रखनी हो तो। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन 16 है ही नहीं सिलेबस में। 16 नहीं है, पहले कौन कौन से नहीं है वो मैं पहले ही कैंसिल करवा देती हूँ। 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 15 नहीं है, और 16 नहीं है। 17 18 है। अच्छा, 17 18 बताओ, देखो क्या कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो, बताओ। 17 18 और बता देती हूँ मैं। बोलो, इनके अलावा है कोई डाउट? 10 2, अच्छा सारे लिख दो, सारे लिख दो, जो बचे हुए हैं वो भी लिख दो। फर्स्ट से देखो आप, फर्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड किसका डाउट हो सकता है? हाँ, इसमें आपको कौन सा नेगेटिवली चार्ज है, कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड कैथोड नहीं बता पाओगे? कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहा है? बोलो, बता दोगे? बता दोगे कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है? द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल। यहाँ पे देखो, आपको सिल्वर जो है, कैरियर्स ऑफ करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा। यहाँ पे देखो आप कि अगर मैं ये सेल रिएक्शन लिख के बताऊं, कौन सा थर्ड वाला बता रही हूँ, Zn से Zn+2, और और क्या है, Ag प्लस से Ag। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ एनोड की तरह, ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ कैथोड की तरह। ठीक है, अब आपको ये बोल रखा है कि करंट करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, बताओ करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन जिंक से सिल्वर की तरफ जाएंगे, तो करंट कहाँ से कहाँ होगा? बस इंडिविजुअल रिएक्शन लिख देना। हाँ हाँ हाँ, कैरियर्स ऑफ करंट। फिफ्थ का डी।
आवाज नहीं। फिफ्थ का डी जो है वो रिएक्शन हो जाएगी ट्वाइस ऑफ बी आर माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ एच प्लस बी आर टू प्लस एच टू। ये रिएक्शन हो गई। -1 से 0 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, हाफ सेल रिएक्शन लिख के दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके नेट रिएक्शन लिख देना। उसके बाद तो अब आपको क्या ही करना रह गया इसमें, ई ऑफ सेल निकालना है। क्या लिखोगे, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ, ये तो आएगा नहीं, ये क्या आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ का सी, पहले बी लिख रहे हो सी लिख रहे हो फिर, हाँ समझ गया, इस तरह से कर देना ये क्वेश्चन। तो फिफ्थ बता दिया मैंने, फिफ्थ का सी भी बता देती हूँ। फिफ्थ का सी जो है, Sn से Sn+2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद में H प्लस से H2 बन रहा है, तो ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस H2। अब वही है, क्या लिखना है आपको, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, एन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ Sn+2 डिवाइड बाई H प्लस की पावर में 2। बोलो, अब वैल्यूज रख देना इसमें, Sn+2 का कंसेंट्रेशन और H प्लस का कंसेंट्रेशन। अब H प्लस जो है, H प्लस का कंसेंट्रेशन दे ही तो रखा है आपको, करंट के कैरियर्स, करंट के कैरियर्स, कौन करंट को कैरी कर रहा है, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के ऑपोजिट में ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, सॉरी करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, 7, 7 तो बताया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये करना ही है, 7 बता चुकी हूं मैं। 8 क्वेश्चन जो है उसमें तो फॉर्मूला लगा देना है, K इंटू 1000 डिवाइड बाई M। 9 क्वेश्चन जो है ये तो बता रखा है ना, सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस में रिलेशन, वो करना है। 10 क्वेश्चन जो है इसमें तो ग्राफ बनाना है आप लोगों को, 10 क्वेश्चन में ग्राफ बनाना है। आप लोगों को कंसेंट्रेशन दे रखा है, कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, तो रूट कंडक्टिविटी दे रखी है। तो आपको ग्राफ में मैंने क्या क्या बताया था, इन दोनों में ग्राफ बनाना है। कंसेंट्रेशन जो गिवन है आपको उसका क्या कर देना, स्क्वायर रूट ले देना, वो वाली वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। उसके बाद लेमडा एम कैसे कनेक्ट कैलकुलेट करोगे, के इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, के की वैल्यू यहाँ पे रखते जाना, एम की वैल्यू यहाँ पे रखते जाना, लेमडा एम आ जाएगा। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देना, बहुत टफ पड़ जाएगा ये, ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन है, काफी टफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6 में डेल्टा जी आपको निकालना है माइनस एन एफ ई ऑफ सेल से। डेल्टा जी आप लोगों को किससे निकालना है, कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है।
तो माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। हम्म। हाँ हाँ हाँ, वो कोई नहीं है, बस वो कि हाँ भाई रिएक्शन का डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा जी नॉट वही है, डेल्टा जी नॉट ही है वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 बचे हैं अभी हमारे पास भी बस। काफी टफ क्वेश्चन है यार, क्योंकि कंसंट्रेशन पहले तो अंडर रूट में वैल्यूज कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखो, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वहां से किसकी तरफ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। समझ रहे हो आप, यहाँ पे क्या हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। हाँ, Zn+2+ दो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये गेन कर रहा है तो रिलीज होके गेन की तरफ जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 में ई नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको। आपको क्या देखना है, ऐसा है कैथोड पे क्या है, तो वही ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड करके देख लेना है कौन सी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। क्लास में करवाया हुआ हाँ, तो प्लस जिसका जिसका भी ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होगा वो रिएक्शन कैसी होगी, फिजिबल होगी। और ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालोगे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। आंसर क्या नहीं दे रखा इसमें, मतलब एक मिनट, इसमें आयरन ही है या फिर आयोडीन है या फिर कॉपर दे रखा है, किसका दे रखा है। अच्छा, 0.77 और 0.54 है कि पॉजिटिव आ गई वैल्यू। वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। एक की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इसको। अब आ गई, चलो। हाँ, ये टीवी का रिमोट जैसा ही है ये भी। हाँ, ये बता रखा है ना, ये बताई बताई हुई बात है क्लास में, आप लोगों को ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आ जाता है तो फिजिबल होती है रिएक्शन। हम्म। हाँ, ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cu+2 में। आपको अगर कुछ नहीं देखा Cu+2 में ही कर देना उसको, ठीक है। और वैसे भी वो Cu+2 में हो या फिर Cu में हो, आप यहाँ पे देखो ना, ई नॉट किसका दे रखा है, Cu+2 से Cu का दे रखा है, Cu प्लस से Cu प्लस और Cu का। ई नॉट ऑफ सिर्फ Cu गिवन है। हाँ हाँ, उसके अलावा ई नॉट की वैल्यू चेक करो, ई नॉट की वैल्यू चेक करो, दोनों की ई नॉट चेक करो। ई नॉट के बॉटम में क्या लिख रखा है, किससे किस में कन्वर्जन हो रहा है वो चेक किया करा करो। आई बात समझ में। अच्छा, ये आपको वैल्यूज ही नहीं गिवन है क्या ये। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, सीयू से Cu+2 वाले में जाना आप, वैसे वो गिवन करके देगा ये, हाँ हाँ हाँ। +2 जनरली +2 वाले में ही होता है, ठीक है।
पर वैसे आपको गिवन होगा ये, क्योंकि बिना इसके आप कर ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन कैलकुलेट हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन अगर वैल्यूज ही नहीं गिवन है आपको तो, क्योंकि याद थोड़ी करके जाओगे। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है क्लास में। कौन एनोड पे जाएगा कौन कैथोड पे? अगर सिल्वर की इलेक्ट्रोड ही होंगी तो दोनों ही सिल्वर पे ही, सिल्वर का ऑक्सीडेशन सिल्वर का रिडक्शन बताया था ना क्लास में। एक्वस सॉल्यूशन में कंसंट्रेटेड वाला ले लेना केस, और डाइल्यूट अलग से ही दे रखा होगा। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड वाला जो केस था ना, बता रखा है कि नहीं बता रखा है, वो हो जाएगा। ठीक है, आराम से अब अपना पेपर दो, संडे सेलिब्रेट करो, मैं बर्थडे भी सेलिब्रेट करो आप सब। ठीक है, पार्टी मुझे देनी हो तो बता देना आप, अगर आप लोग दे रहे हो तो, आप लोग दे रहे हो तो बता देना, आज मेरा बर्थडे है ना। अच्छा, हाँ हाँ, बुक के पीछे गिवन है, ठीक है, बुक के पीछे गिवन है। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को देनी होती तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा बर्थडे नहीं है आज, बस ऐसे मजाक कर रही हूँ।